नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है रेक्टिफायर। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 3 आर्टिकल किए हैं जिसमें हमने डायोड को फॉर्म किया जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द डायोड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ द डायोड। ठीक है, तो अगर आपने वो टॉपिक्स पहले कर लिए हैं तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, अदरवाइज पहले वो वीडियोस आप देख लीजिए। इस वीडियो के एंड में मैं उसके लिंक डाल दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक से कि रेक्टिफायर होता क्या है। देखिए, रेक्टिफायर का काम होता है किसी एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना, टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ये आप आगे जाके हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, अगर आप एमएससी या एमटेक करते हैं तो उसमें दोबारा फिर आएगा। ओके, तो हमारे पास क्या है, ये रेक्टिफायर है। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम शुरू करते हैं पहले हाफ वेव रेक्टिफायर से। तो व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर? तो ये हमारे पास जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर की डायग्राम है। देखिए इसमें क्या है, ये आपके पास एसी सिग्नल है, यहाँ पे मैंने उसकी वेवफॉर्म बना दी है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमारे घर पे जैसे एसी सर्किट लगे होते हैं, तो सॉरी एसी करंट हमारे घर पे आता है तो 50 हर्ट्ज हम लेके चलते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एसी सिग्नल है, ये मैंने एसी सिग्नल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स हैं। और ध्यान से देखना, ये थोड़ी सी उल्टी लगाई हुई है मैंने, ठीक है, इसका मतलब आगे जाके समझाऊंगा। और ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल्स हैं। ठीक है, प्राइमरी कॉइल्स जो है वो ज्यादा है और सेकेंडरी कॉइल्स कम है। और ये 2 मैंने जो व्हाइट चौक से लाइनें लगाई हैं, ये हमारा क्या है, सॉफ्ट आयरन का कोर है। तो आपको याद आ गया होगा कि ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांसफार्मर है। तो अभी आपको ये सोचना है कि ट्रांसफार्मर हमने क्यों लगाया। ठीक है, ट्रांसफार्मर, और ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। देखिए ये 2 लाइनें जो मैंने यहाँ पे शो की है, ये सॉफ्ट आयरन को रिप्रेजेंट करती हैं। पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर भी हम यहाँ पे बना सकते थे, जब हम पढ़ते थे तब उसी तरह से भी करवाया जाता था। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही होगी ट्रांसफार्मर की, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स और सॉफ्ट आयरन कोर दिखाया गया होगा। ठीक है जी, तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए है क्योंकि ये जो हमारी डायोड है ये बहुत कम वोल्टेज पे काम करती है, क्योंकि बहुत छोटी डायोड होती है, हाई वोल्टेज पे ये डैमेज हो जाएगी। तो हमने वोल्टेज को कम करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है। ठीक है, तो हमने अब चेक क्या करना है कि हमने रेक्टिफायर का काम चेक करना है कि अगर हम एसी सिग्नल देंगे तो डीसी सिग्नल हमारे पास आएगा या नहीं आएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि डीसी सिग्नल किस तरह का होता है, तो फिर भी चलो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि जब ये एसी इनपुट यहाँ पे आएगी तो ये डायोड इसको कैसे रेक्टिफाई करेगी। ठीक है, तो देखिए मैं पहले ये वाला साइकिल इमेजिन करता हूं कि ये वाला साइकिल जो है इनपुट पे आ गया, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, सबसे पहले हमने हाफ साइकिल लेना है। मैं यहाँ पे हल्का सा यहाँ बना देता हूँ कि ये वाला पॉजिटिव साइकिल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो देखिए अगर पॉजिटिव साइकिल है तो वोल्टेज का, तो मान लीजिए करंट क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे करंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो मैंने यहाँ पे टर्न्स इस तरह से बनाई है उल्टी, यानी कि अगर हम चेक करेंगे यहाँ से तो ये क्लॉकवाइज ही नजर आएगा, पर जैसे इस कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में ये जैसे जाएगा, तो आप अगर ऊपर से देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखेंगे ये आपकी आई है, तो आपको ये क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव पोलैरिटी क्लॉकवाइज को देते हैं तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव पोलैरिटी किसको देंगे, एंटी क्लॉकवाइज को देंगे। ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम जब लिखेंगे थ्योरी तो हम लिखेंगे कि ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल जो P1 विल हैव नेगेटिव पोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पे करंट उल्टा हो गया तो P1 विल हैव नेगेटिव पोलैरिटी। अब जो बंदा यहाँ से नीचे से देख रहा होगा, ठीक है, उसको क्या लगेगा, अगर ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, अगर नीचे से देखोगे तो क्लॉकवाइज लगेगा। तो हम बोलेंगे कि इसके पास क्या है, P2 के पास क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी है। ठीक है, P1 P2 जस्ट पॉइंट्स हैं, प्राइमरी कॉइल्स के हैं। ऊपर वाला जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो करंट जा रहा है, अभी ट्रांसफार्मर की मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है, फिर भी चलो मैं 1-2 पॉइंट में समझाता हूँ कि जब यहाँ पे एसी वोल्टेज बढ़ेगी, देखिए ना ये वोल्टेज बढ़ रही है, कम होगी है ना, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे कॉइल्स में जब एसी वोल्टेज चेंज होगी या एसी करंट चेंज होगा तो
इसके आसपास जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, ठीक है। और ये सॉफ्ट आयरन कोर किस लिए लगाते थे हम, ताकि फ्लक्स जल्दी सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफर हो जाए, लिंक हो जाए। तो यही चेंजिंग फ्लक्स जब सेकेंडरी कॉइल में से पास करेगा तो सेकेंडरी कॉइल्स में क्या पैदा हो जाएगी, ईएमएफ, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जब ये वोल्टेज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल्स में, ठीक है, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमें पता है कि यहाँ पे फेज का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ईएमएफ पैदा होगी वो क्या चाहेगी कि प्राइमरी कॉइल्स में जो करंट बढ़ रहा है वो बढ़े ना, अगर कम हो रहा है तो कम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ पैदा होगी वो प्राइमरी फ्लक्स को या प्राइमरी वोल्टेज को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगी और नीचे से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आपको ये कहानी समझ आ गई तो इसकी सारी वर्किंग आपको समझ आ गई, इसके बाद कुछ भी खास हमारे पास नहीं बचता। तो ये हमारे पास डायोड है, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये हमने आरएल का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस, मतलब जिसको ये आउटपुट देनी है, जिस भी चीज को हमने ये आउटपुट देनी है, जो भी आगे अप्लायंसेस है जिसको हमने आउटपुट देनी है, ये उसकी रेजिस्टेंस होती है, लोड की रेजिस्टेंस, ठीक है। लोड मतलब होता है अप्लायंस, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास P है, ये N है, तो देखो P को पॉजिटिव मिल गया और N को क्या मिल गया, नेगेटिव। तो ये डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करेगी। फॉरवर्ड बायसिंग आपने पहले पढ़ लिया है। और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारे पास डायोड है, ये हमारे पास कौन सी डायोड है, आइडियल डायोड है, ठीक है। तो आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है, जिसकी अपनी रेजिस्टेंस क्या होती है, जीरो होती है, ये मान के चलते हैं। क्यों मान के चलते हैं, अगले जो सेकंड टाइप ऑफ रेक्टिफायर करेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे कोई डायोड आइडियल नहीं होती और वैसे भी इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होती, 50 ओम के आसपास मैक्सिमम होती है, ठीक है। पिछली वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी किए थे उसके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो डायोड है इसके पास यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग की तरह काम करेगी, यानी ये वोल्टेज को पास होने देगी और हमारे पास जो वोल्टेज है आउटपुट पे आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा, इसको बड़े ध्यान से देखना है। जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा तो यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, बट ये टर्न्स उल्टी होने की वजह से यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज दिखेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव। तो मैं इसको सर्कल में लिख देता हूँ सो दैट कि डिस्टिंग्विश करना इजी हो जाए। तो नाउ ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ये वाला जो हमारा साइकिल है, ये वाला साइकिल है, तो P1 will get the positive polarity and P2 will get the negative polarity. By induction आपने लिखना है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता। भी S1 will have negative polarity and S2 will have a positive polarity. अब देखिए P के पास नेगेटिव आ गया, N के पास पॉजिटिव आ गया, अब ये एज अ रिवर्स बायस काम करेगी, ठीक है। ये कैसे काम कर रही थी, फॉरवर्ड बायस पे। अब जो नेगेटिव साइकिल आया है, तो वो एज अ रिवर्स बायस काम करेगी और हमें पता है हम क्या ले रहे हैं, आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड का मतलब रिवर्स बायसिंग में ये होता है कि करंट बिल्कुल भी नहीं आएगा। हमने रिवर्स बायसिंग केस में देखा पिछली वीडियो में कि थोड़ा सा करंट आता है, वो माइक्रो एम्पियर की फॉर्म में आता है, ड्यू टू मिनोरिटी कैरियर्स आता है। पर यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे, सबसे पहले जब आर्टिकल आप शुरू करोगे तो ये आप लिखोगे कि वी आर कंसिडरिंग दैट द आइडियल इज डायोड इज आइडियल, सॉरी। तो हमारे पास रिवर्स बायसिंग पे ये डायोड ऑपरेट नहीं करेगी, तो इसका मतलब है कि जो सेकंड हाफ तक जो वोल्टेज वो हमारे पास नहीं आएगी। क्लियर। अब देखिए इसमें से क्या हुआ, हाफ वेव ही आगे पहुंची ना, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, नाउ हमारे पास क्या है कि अगला जो पॉजिटिव साइकिल ही जाएगा, तो फिर ये P1 के पास नेगेटिव आएगी, P2 के पास पॉजिटिव, बाय डायरेक्शन S1 के पास पॉजिटिव, S2 के पास नेगेटिव, तो हमारे पास अगला साइकिल भी आ जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से। जब ये नेगेटिव साइकिल जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, फिर ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगी, तो हमारे पास फिर आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है, यहाँ पे रिवर्स बायसिंग हो रही है, तो इसी तरह से हमारे पास ये जो वेव है वो कंप्लीटली रेक्टिफाई नहीं हुई, ये हाफ रेक्टिफाई हुई है। अब देखिए ये हमारे पास AC था, यहाँ पे अल्टरनेट करंट है, यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे हमारे पास करंट की डायरेक्शन सीधी हो गई है, जो एंटी क्लॉकवाइज वाला केस था वो हमारे पास नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि ये वेव हमारे पास हाफ ही आई है, पर ये फिर भी DC आउटपुट नहीं है,
ठीक है। अगर हम कहें डीसी, हमें पता है कि डीसी आउटपुट हमारे पास किस तरह से होती है। मान लीजिए ये मेरे पास डीसी है, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। तो करंट डायरेक्ट यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आनी चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे या यहाँ पे ये डीसी है, इसके बाद वो डीसी नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेरी कर रही है, यहाँ पे वेरी कर रही है, यहाँ पे वेरी, यहाँ पे वेरी। तो ये जो हमारे पास आउटपुट है ये कंप्लीट डीसी नहीं है। तो इसका फायदा हमें कम होता है, ठीक है। इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो आपके अब सिलेबस में आगे नहीं है। अभी हम कहाँ इसको यूज करते हैं, आप जब बीटेक या बीएससी करोगे तब आप इसके एप्लीकेशंस को पढ़ोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50 साइकिल्स एक सेकंड में एसी के आते हैं। अब इसको आसान करने के लिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक सेकंड में एक साइकिल आ रहा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक सेकंड में एक साइकिल आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए एक सेकंड में एक पॉजिटिव आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक सेकंड में हमारे पास पॉजिटिव एक ही आया, ठीक है। या मान लीजिए कि पूरे एक सेकंड में 2 पॉजिटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पूरे एक सेकंड में 2 पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव नहीं आ रहा। तो आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है, मान लो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज ही होगी। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। तो क्वेश्चन जैसे हमारे पास हमने देखा है कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर की जो वेटेज है या इसकी एक्सपेक्टेंसी है वो कम है एज कम्पेयर टू जो अगली टाइप हम करेंगे जिसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर, वो ज्यादा हमारे सिलेबस को अपील करता है, वो ज्यादा आता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं, ये अगर ये इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसकी भी 50 हर्ट्ज होगी, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे हमारे पास ये लोड के क्रॉस हम यहाँ पे आउटपुट लिख रहे हैं, ठीक है। और किस तरह से डायरेक्ट काम करती है आपको ये पता चल गया। और मुझे उम्मीद है कि आगे जो आर्टिकल करेंगे हम उससे आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाओगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि रेक्टिफायर कौन होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। पर यहाँ पे डीसी प्रॉपर नहीं आई है। अगले आर्टिकल में हम देखेंगे कि डीसी प्रॉपर आती है या नहीं आती, ठीक है। तो इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सेकंड पार्ट से, जिसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफायर किया था, अभी हम करने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं और ये है आपको फुल वेव रेक्टिफायर और ये उसकी डायग्राम है। अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर अच्छे से समझ लिया है तो ही आपको ये फुल वेव रेक्टिफायर समझ आएगा। तो देखिए इसमें मैंने क्या चेंजेस किए हैं, यहां से लेके यहां तक कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लोड की रेजिस्टेंस मैंने लगाई थी, बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पे वो एज ए लोड रेजिस्टेंस लगाए रखते हैं, यहाँ पे एक डायोड लगा देते हैं। तो हमने एक्चुअल करना क्या है, इस सर्किट को अलग से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने लोड की रेजिस्टेंस लगा दी और इस सर्किट को यहाँ पे मैंने कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दी, इसकी अपनी दोनों की कॉमन लोड रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है, तो जब ये काम करें, देखो ये साइड बाय साइड काम करेंगे, अभी हम वर्किंग देखेंगे। तो जब ये काम करेगी तो इसके क्रॉस आउटपुट आ जाएगी, जब ये काम करेगी तो इसके क्रॉस आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आउटपुट है ये हाफ वेव की आउटपुट है, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के रब नहीं की, ठीक है, ताकि आप इसको रिलेट वैसे कर सको हाफ वेव के साथ। तो देखिए हमारे पास मोटा मोटा ये 2 डायोड है, दोनों डायोड मैंने सीधी यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। मैंने बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, पोलैरिटी मैंने वहां पे वैसे रखी हुई है। तो थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं। तो देखिए जब हमारे पास मैंने कहा था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट होगा, बट प्राइमरी टर्न्स थोड़ी सी उल्टी लगाई हुई है सो दैट यहाँ पे नेगेटिव आ जाए। आपको ये समझ आ गया होगा मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव क्यों बनाया, जब सीधा सीधा पॉजिटिव आ रहा था तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यों रखा, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे इसको स्टार्टिंग पे फॉरवर्ड करना है, इसको फॉरवर्ड बायसिंग में चलाना है, तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो इसको जब ये पॉजिटिव कब मिलेगा, जब इसको नेगेटिव मिलेगा, क्लियर है ना। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल P1 will get negative polarity and P2 will get positive polarity। तो आपने लिखना है by induction by mutual inductance, ठीक है। जो S1 will have a positive polarity और S1 will have a negative polarity। अब देखो ये जब पॉजिटिव मिल गया इसको, ठीक है, तो ये एज अ फॉरवर्ड बायस काम करेगा और इसको क्या मिल गया, नेगेटिव। और पिछले सर्किट में ये यहाँ पे D2 था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डायोड है फर्स्ट हाफ पे ये फॉरवर्ड बायसिंग की तरह काम करती है, ये रिवर्स बायसिंग की तरह काम करती है। तो सिर्फ इसके क्रॉस आउटपुट आएगी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो यहाँ पे लिख देंगे डायोड D1 यहाँ पे काम कर रही है और डायोड D2 क्या है, साइलेंट है, ठीक है।
अब जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा, ये रहा नेगेटिव साइकिल, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी, बायडायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी। अब पिछली वीडियो में हमने देखा या पिछले केस में हमने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में कि यहाँ पे नेगेटिव आने की वजह से ये डायोड काम नहीं करते, तो हमारे पास आउटपुट पे कुछ नहीं आता, और यहाँ पे पॉजिटिव होता तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि जब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे डायोड जो ऑलरेडी अब हमारे पास है, जो पिछले केस में नहीं थी, तो ये डायोड जो है अब ये फॉरवर्ड बायसिंग की तरह काम करेगी। ठीक है, तो पिछले केस में जब हाफ वेव रेक्टिफायर था तो ये वेस्टेज हो जाती थी यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी की, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पोलैरिटी हमारे काम आ जाएगी, तो ये एज अ फॉरवर्ड बायस काम करेगी और हमारे पास ये जो आउटपुट है पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, ये कौन सी डायोड काम कर रही है, हम D2। तो ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। अब जब ये हाफ साइकिल आएगा तो ये डायोड काम करेगी, ठीक है, ये काम नहीं करेगी, तो यहाँ पे हमारे पास डायोड D1 आ गया। जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये काम नहीं करेगी, ये काम करेगी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा। तो ये रिवर्स बायसिंग हो पे काम कर रही है। ठीक है, देखो ये रिवर्स बायसिंग नहीं, इसको भी फॉरवर्ड बायसिंग ही मिली ना, ये भी फॉरवर्ड बायसिंग पे काम कर रही है, सभी फॉरवर्ड बायसिंग होगी। जब ये फॉरवर्ड बायसिंग है तो ये चुप रहती है, जब ये फॉरवर्ड बायसिंग होती है ये चुप रहती है, तो पहले D1 काम करती है फिर D2 काम करती है, तो पूरे एक साइकिल में दोनों काम कर रही है। फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 काम कर रही है, सेकंड हाफ साइकिल में D2 काम कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह से हमारे पास ये वेवफॉर्म आती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी अगर मान लो 50 है, या हम छोटा करके देख लें फ्रीक्वेंसी को, अगर एक सेकंड में एक ही पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे एक सेकंड में कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, 2। अगर मान लो एक सेकंड में ये 2 साइकिल आ रहे हैं, 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक सेकंड में ये 4 पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। तो अगर यहाँ पे 50 हर्ट्ज है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 हर्ट्ज। तो ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में वर्किंग के बिना भी आ सकता है, जैसे आपको इस तरह से आ जाता है क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसा बॉक्स बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, इसको ले देते हैं X, और यहाँ पे क्या करते हैं ऐसे लोड लिख के ना, वो कहते हैं देखो जी ये क्या है, ऐसे 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 आउटपुट है, और यहाँ पे इनपुट दिखाते नहीं क्योंकि यहाँ पे क्लियर है कि इनपुट AC है। तो पूछ लेते हैं X क्या है, X के बारे में बताओ, तो हम लिखेंगे X क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है। और फिर हम वो कहते हैं डायग्राम बनाओ, इसके लिए हमने डायग्राम बना देनी है अच्छे से ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे एरो लगा के इसको फिक्स कर देना है। तो उसके बाद हमारे पास क्या पूछ लेते हैं कि इसकी जो वेव फॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, है ना, तो हम बोल देंगे डबल हो जाती है। तो यहाँ पे ये फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो जाता है। मगर कभी कभार क्या होता है, इससे आगे का भी वो पूछ लेते हैं, ठीक है, जिसका हम कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि ये AC तो कंप्लीट है ही नहीं है, हमारे पास AC इस तरह से होती है, तो ये तो AC बनी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बड़े इत्मीनान से समझते हैं, इसको हम 2 तरीकों से समझ सकते हैं, ठीक है। पहले वाला जो तरीका है वो थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है, आगे वाला जो तरीका मैं करवाऊंगा आपको जो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि वो जो तरीका है वो ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ज़्यादा मीनिंगफुल है, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए हमारे पास इस डायग्राम को अब मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इजी करता हूँ, क्लियर, ताकि आपको अच्छे से अगले वाला केस समझ आ जाए भी प्रॉपर AC से प्रॉपर DC बनेगी या नहीं बनेगी, किस हद तक बनेगी, ओके। तो देखिए अभी हम नए सिरे से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया कि ये मेरे पास AC है, ठीक है, और ये मेरे पास एक बॉक्स है, और इस बॉक्स का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर, जो भी डायग्राम मैंने बनाई उसके अंदर है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या करना, हमने यहाँ पे इंडक्टर लगा देना है जी, और एक हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा देना है।
और जो आपने आउटपुट लेनी है वो कैपेसिटर के क्रॉस आप ले सकते हो। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने लगाओ, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो कि इसके क्रॉस हमारे पास क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है। अब ये जो हमने L और C लगाया है इसको बोलते हैं LC सर्किट। इसका दूसरा नाम क्या है, टैंक सर्किट, और तीसरा नाम क्या है, फिल्टर सर्किट। ठीक है। अब देखिए, अगर आपने फैराडे लॉ वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर अच्छे से किया है तो आपको ये पता होगा कि जो इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है उसका क्या काम होता है। देखिए, हमारे पास यहाँ पे इनपुट इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इनपुट इस तरह से नहीं है, तो ये तो डीसी तो नहीं है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डीसी है, जहाँ जहाँ मैक्सिमम वैल्यू इसके पास आ रही है वहाँ पे ये डीसी है, पर ये एक्चुअली डीसी नहीं है। ठीक है। तो अभी हम करने जा रहे हैं कि इस तरह से इस तरह की आउटपुट कैसे बनेगी। ठीक है। तो देखिए, जो इंडक्टर होता है, हमने ये किया हुआ है कि इंडक्टर जो है एसी को ब्लॉक करता है। देखिए, जो एसी है एक्सएल है वो होता है ओमेगा एल, यानी कि 2 पाई न्यू एल। ओके, और एक्ससी आपने किया हुआ है कि 1 बाई ओमेगा सी होता है, और ये क्या होता है 2 पाई न्यू सी, न्यू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ना एक्चुअली ये मिक्सचर है एसी और डीसी का, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डीसी हो गया ना, सीधा करते हैं हमने इसको, एक मैक्सिमम वैल्यू पे डीसी है। तो हम पहले तो सिंपल आंसर अगर आपने देना है तो आप ये बोलोगे कि जो इंडक्टर होता है वो डीसी को अलाउ कर देता है, एसी को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये एसी को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, डीसी को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। क्योंकि देखिए, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 करेक्ट होता है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो अगर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी 0 फिट करें, सॉरी यहाँ पे, तो इसकी जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस है या इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जैसे हम सही शब्दों में बोले, तो ये क्या हो जाएगी, 0। ये किसके लिए 0 हो जाएगी, फॉर डीसी। तो डीसी छत से पास कर जाएगा। अब यहाँ पे इसके आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, डीसी आएगा। अब यही डीसी आउटपुट हम किसे दे रहे हैं, कैपेसिटर को दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0, तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी 0 पुट करेंगे तो रिएक्टेंस क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। तो कैपेसिटर एज अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा डीसी को, मतलब डीसी कैपेसिटर में से पास नहीं कर सकता। हमें वैसे ही पता है कि कैपेसिटर क्या करता है। देखिए, ये हमारे पास अगर कैपेसिटर हो तो हमने पहले भी किया हुआ है, अगर हम इसको डीसी देंगे तो ये प्रॉपर चार्ज होगा और कुछ नहीं। जब एसी देते हैं तो क्या होता है, पहले चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। पहले चार्ज होता है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है यहाँ पे नेगेटिव आता है, अगली बार यहाँ पे पॉजिटिव आता है यहाँ पे नेगेटिव आता है, यानी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। ये टॉपिक एलसी ऑसिलेशंस का हमारे अब सिलेबस में नहीं रहा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर जो है जब उसको डीसी वोल्टेज देते हैं तो सिंपल क्या होता है, डीसी वोल्टेज की ये पॉजिटिव प्लेट है इसको पॉजिटिव चार्ज कर देती है, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव चार्ज कर देती है। तो कैपेसिटर सिर्फ चार्ज होता है डीसी वोल्टेज से। ठीक है। अगर जब हम एसी देते हैं तो एसी के केस में क्या होता है, तो वो थोड़ा सा आगे जाके समझाऊंगा। पर यहाँ पे अगर आपने छोटा आंसर देना है या फॉर्मूले के बेस पे अगर आपने एक्सप्लेन करना है 1 नंबर का, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एसी और डीसी दोनों आ रहे थे, इंडक्टर ने एसी को ब्लॉक कर दिया, डीसी को आगे जाने दिया, डीसी को कैपेसिटर ने ब्लॉक कर लिया। अब यहाँ पे ब्लॉक हो गई है, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो गई है, डीसी ब्लॉक हो चुकी है। तो यहाँ पे हम आउटपुट पे क्या ले लेंगे, डीसी ले लेंगे। ठीक है। तो ये हम इसका मोटा मोटा आंसर दे सकते हैं। क्लियर। तो अगर वो आपको ये कहता है, इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि भैया डीसी इस तरह से तो आती नहीं है, डीसी तो लिटरली इस तरह से आती, आपके पास आउटपुट इस तरह से आती है, इस तरह से, ये जो रिपल्स से बने होते हैं, ना तो प्रॉपर ये एसी है ना प्रॉपर डीसी है, पर हाँ काफी हद तक ये क्या बन गई है, डीसी बन गई है, पर इसमें थोड़े से रिपल्स क्या है, एसी के हैं। समझ आ गई। अब इसको समझते हैं कि इस तरह से आउटपुट कब आती है। अगर आपको इस तरह से आउटपुट वेवफॉर्म के बारे में पूछता है, रिपल शब्द का इस्तेमाल करता है, तो आपने यहां से आगे एक्सप्लेनेशन देनी है, अदरवाइज यहां पे आपका आंसर खत्म हो जाता है। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है। क्लियर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इनपुट है ये आप दे रहे हो कैपेसिटर को, क्योंकि अभी हमने क्या किया,
हमने ये कहा ना कि हमने यहाँ पे इंडक्टर लगा दिए, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिए, यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट आ गई, पर ये आउटपुट इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए क्या बन गई, इनपुट। ओके, तो ये इनपुट जा रही है इस तरह से, ठीक है। ये मैंने 4 साइकिल बनाए थे, ये आपको पता ही है, ये D1 वाला था, ये D2 वाला था, ये D3 वाला था, ये फिर D1 और D2 वाला, तो ये यहाँ पे जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये समझें कि फॉर्मूले वाला कंसेप्ट आप भूल जाओ अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। देखिए, हमने बड़ी होशियारी से एक बात कही कि इसमें AC और DC दोनों होते हैं, ठीक है ना, और इंडक्टर किसको ब्लॉक कर लेता है, AC को DC को जाने देता है। देखिए, इंडक्टर कंप्लीटली ब्लॉक कुछ भी नहीं करता। यहाँ ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है, जब आप देखिए AC वोल्टेज को इंडक्टर से पास करते हैं तो वोल्टेज बढ़ती है, जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो हमें पता है कि ये जो हमारे पास इंडक्टर है, ठीक है, अगर इसके पास वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, इसके आसपास क्या फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या पैदा होगी, EMF। अगर करंट हमारा इधर जा रहा है तो EMF क्या करेगी, हमारे करंट को अपोज करेगी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि करंट और वोल्टेज में फेज का डिफरेंस आ जाता है। आपने किया है EMI चैप्टर में कि वो 90 डिग्री जो करंट है वो लैग कर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि करंट आगे जाएगा ही नहीं। तो इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर की जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो असल में क्या है कि जब वोल्टेज बढ़ती है तो EMF पैदा होती है, वो वोल्टेज को बढ़ने नहीं देती या करंट को नहीं बढ़ने देती। जब वोल्टेज कम होती है जैसे नीचे जाती है, करंट भी कम होता है, फ्लक्स भी कम होता है, फ्लक्स चेंज होना शुरू हो गया, फिर लेंस लग जाता है कि EMF जो पैदा होती है वो चाहती है कि फ्लक्स कम ना हो। फ्लक्स क्यों कम हो रहा है, क्योंकि करंट कम हो रहा है, करंट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज कम हो रही है। तो मोटा मोटा ये मतलब है कि इंडक्टर में क्या है, जो EMF है वो करंट अगर बढ़ रहा है तो उसको भी अपोज करती है और कम हो रहा है तो उसको भी अपोज करती है। तो इस तरह से हम कह देते हैं कि इंडक्टर जो है AC को ब्लॉक कर रहा है, EMF एक तरह से AC की वेरिएशन को अपोज कर रही है। पर एक्चुअल में क्या है, हमारे पास इंडक्टर से होते हुए धीरे धीरे मतलब जो लैग आ गया है, ये जो वोल्टेज है कैपेसिटर के पास पहुंच जाती है। अब देखो कैपेसिटर क्या होगा, इस वोल्टेज को लेगा। अब देखो कैपेसिटर के पास ये वोल्टेज आ रही है, तो ये मैंने डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है ताकि ये समझ लीजिए ये इनपुट है कैपेसिटर को जा रही, और कैपेसिटर के पास आउटपुट जो आएगी वो मैं सॉलिड लाइन से ड्रॉ करूंगा, जो कैपेसिटर के पास वोल्टेज का रिजल्ट पहुंचेगा। मतलब कि अगर हमने वोल्टेज दे दी और कैपेसिटर वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, कैपेसिटर क्या हो गया, पूरा चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखिए, मान लो कि ये पूरा साइकिल 1 सेकंड का है, मान लीजिए, है ना, या 2 सेकंड कर लेते हैं, चलो ये भी 2 सेकंड का है इजी करने के लिए। तो पहले 1 सेकंड में क्या है, वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पहुंची और कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब वोल्टेज 0 पे आएगी 1 सेकंड में, क्योंकि पूरे 2 सेकंड का हमने साइकिल लिया ये वाला, है ना। तो अगले 1 सेकंड में वोल्टेज तो 0 हो गई क्योंकि वोल्टेज तो पीछे से आ रही है, पर ये जो येलो लाइन मैंने शो की है ये कैपेसिटर की चार्जिंग को शो कर रही है, और जो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज आएगा वही हम आउटपुट पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। कैपेसिटर अगर चार्ज हो गया है तो अब इसके पास कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। अरे भाई डिस्चार्ज क्यों होगा, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जब हम AC वोल्टेज देते हैं ना, ये मैंने AC वोल्टेज मान लो कैपेसिटर को लगा दी, जब कैपेसिटर चार्ज होता है, मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट आ गई, ये कैपेसिटर के पास 5 वोल्ट आ गई, तो इसके बाद कैपेसिटर की वोल्टेज कम हो रही है, कैपेसिटर को वोल्टेज कम मिलेगी, 3 2 है ना, एक इस तरह से करके एंड पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटर के पास वोल्टेज कम जा रही है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या थी, 0, तो कैपेसिटर तो चार्ज था ही नहीं। यहाँ पे 1 हुई, ये वोल्टेज 1 यहाँ पे चलेगी, यहाँ से इंक्रीज होती जा रही है वोल्टेज 1 2 3 4 5, तो जब ये 5 वोल्ट होगी कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, पूरा इतना ये कर सकती थी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, ये वोल्टेज कम हो रही है, अब कैपेसिटर के पास तो 5 वोल्ट है, ये वोल्टेज यहाँ पे क्या होगी, 4 होगी। अब देखो यहाँ वोल्टेज बढ़ गई, यहाँ कम होगी, तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा, अब ये करंट देगा, समझ आ गई। फिर जब ये सारा खाली, जब ये सारी वोल्टेज 0 हो जाएगी, ये सारा खाली हो जाएगा, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। अगले साइकिल में वैसे तो नेगेटिव होता है, पर फिर मान लो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में चार्ज होगा, फिर इधर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर चार्ज होता है पहले, फिर डिस्चार्ज होता है, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस की वजह से। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर वोल्टेज बढ़ेगी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, जब ये वोल्टेज 0 हो जाएगी कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमने कैपेसिटर इस तरह से लगाया हुआ, प्लेट्स को इस तरह से अरेंज किया हुआ है
कि कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग रेट है वो स्लो किया हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर वोल्टेज 0 हो जाती है तो कैपेसिटर की वोल्टेज 0 होने में टाइम लगता है। मान लो 1 सेकंड में ये वोल्टेज 0 होगी, पर 1 सेकंड में कैपेसिटर डिस्चार्ज अभी नहीं हुआ है। समझ गए मेरी बात? मान लो इतना चार्ज कम हो गया, बस इतना डिस्चार्ज हुआ है। अब फिर अगला साइकिल आ गया, अब अगला साइकिल आ गया तो कैपेसिटर फिर चार्ज होगा, तो यहीं से हम इसको ले लेंगे ना, देखो फिर चार्ज हो गया। अब वोल्टेज फिर 0 होगी, पर कैपेसिटर भी अपनी वोल्टेज नहीं छोड़ पाया, कैपेसिटर ने भी डिस्चार्ज पूरा नहीं किया। तो होता क्या है कि कैपेसिटर का पेट थोड़ा सा ही खाली होता है, लगभग भरा रहता है, दोबारा फिर उसको खाना मिलता है, फिर वो पूरा पेट भर लेता है, फिर उसको पेट खाली करने का जो टाइम है वो स्लो है, ठीक है ना। तो इस तरह से कैपेसिटर के पास ऑलमोस्ट हर बार क्या है, वोल्टेज बनी रहती है। तो हम कैपेसिटर के क्रॉस से तो लगा रहे हैं आउटपुट, ये देखिए यहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस में हमने आउटपुट ली हुई है। तो इसलिए ये जो हमारा ग्राफ है ये मैंने येलो से शो किया, यहाँ पे पर्पल से शो किया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास वोल्टेज आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा कि ये कंप्लीटली डीसी हमारे पास फिर भी नहीं बनी, और डीसी कंप्लीटली बन भी नहीं सकती, ठीक है। हम कंप्लीटली इस तरह से नहीं कर सकते कैपेसिटर डिस्चार्ज ही ना हो। हम डिस्चार्जिंग रेट बहुत कम कर सकते हैं, तो इतना कम भी नहीं कर सकते कैपेसिटर हमेशा चार्ज ही रहे। समझ आ गई? तो हमारे पास ये जो है, इसमें नो डाउट जो एसी कंपोनेंट है वो डीसी से कम है, यानी काफी हद तक ये डीसी हो गया। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है रिपल फैक्टर का, ठीक है। अगर आपने वो समझना है तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए, हालांकि 1 मिनट का है, तो वो पेपर में पूछ सकता है। अगर उसने ये पूछ लिया तो रिपल फैक्टर जरूर पूछेगा, ठीक है। 1 नंबर का ये देखिए, तो रिपल फैक्टर क्या है? रिपल फैक्टर क्या है? जो एसी करंट के जो कंपोनेंट है, ठीक है, करंट के, हम यहाँ पे, और डीसी कंपोनेंट के जो करंट के जो कंपोनेंट है उसकी रेशियो को हम बोलते हैं रिपल फैक्टर, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने देखा कि ये 0.48 है इसकी वैल्यू, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, एसी कंपोनेंट कम है, डीसी कंपोनेंट ज्यादा है। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो वहां पे इसका आंसर आता है 1.41, यानी एसी और डीसी इज इक्वल टू 1 से ज्यादा है, यानी एसी कंपोनेंट ओवर डीसी कंपोनेंट ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एसी कंपोनेंट जो है डीसी कंपोनेंट से ज्यादा होंगे, किसमें? हाफ वेव में। और यहाँ पे कितने आ रहे हैं? लगभग 50%, यानी 0.5, ठीक है। तो हमने 50% से ज्यादा जो है एसी करंट को रेक्टिफाई कर लिया है, ठीक है। तो आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि इसको अगर और रेक्टिफाई करना है और अच्छे से डीसी बनाना, तो किस तरह के सर्किट हमारे काम आते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास इस पूरे चैप्टर का भोग पड़ गया है, ठीक है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस आती हैं डायोड की। वैसे तो ये भी एक डायोड की एप्लीकेशन ही है जिसपे रेक्टिफाई करते हैं, हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा फोटो डायोड है, जीनो डायोड है, सोलर सेल है, उसके बाद एलईडी है, लाइट मीटिंग डायोड। ये टॉपिक जो है इस बार सिलेबस में नहीं है। अगर आपने वो करने होंगे, जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बच्चों के सिलेबस में वो हो सकते हैं, तो वो काइंडली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो उसकी अलग से वीडियो में बना के डाल दूंगा। एक 1 शॉट में ही वो सारी एप्लीकेशंस आपकी हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये सबसे दिग्गज आर्टिकल था। हाफ वेव एंड फुल वेव, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है। और रही न्यूमेरिकल्स की बात, तो इस चैप्टर में खास न्यूमेरिकल्स नहीं है। जो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग की आपने वीडियोस देखी, उसमें जो ग्राफ के बेस पे न्यूमेरिकल्स हमने किए थे वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या डायोड के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मोटा मोटा आपको डायोड का न्यूमेरिकल करवाता हूँ, उसमें से आपको क्या समझ आएगा। देखिए कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई सर्किट है, ठीक है, इस तरह से, ये हमारे पास डायोड है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास डायोड है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो ये हमारे पास वोल्टेज है, यहाँ पे रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2.5 ओम है, ये मान लीजिए 5 वोल्ट है, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2। तो वो कहता है कि करंट फाइंड करो, है ना। या वो ये कह सकता है कि मैंने ऑलमोस्ट सही वैल्यूज ली हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि इसके अराउंड करंट फाइंड करो। तो देखो करंट तो सब सारा ही फाइंड करना पड़ेगा ना। तो करंट कैसे फाइंड करते हैं? करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, है ना। तो वोल्टेज हमारे पास क्या है, 5 है,
तो रेजिस्टेंस आप सोचोगे सर इसको पहले पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा, ऐसे नहीं करना है। देखिए ये हमारे पास क्या है, बैटरी है या सेल है, तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव इसको मिल गया, यहाँ से पॉजिटिव इसको मिल गया, यहाँ से नेगेटिव, तो ये तो फॉरवर्ड बायसिंग में हो गई। मगर ये देखिए ये पॉजिटिव इसके एन के साथ है और ये नेगेटिव इसके पी के साथ है, तो ये एज अ रिवर्स बायस काम कर रही है। ठीक है, तो ये वाली जो डायोड है हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कि ये पूरी की पूरी वायर हमारे काम नहीं आएगी। आप सोच सकते हैं, आप कहेंगे सर वायर तो ले लीजिए, इसका क्या कसूर है, पर बेटा इसमें करंट जाएगा ही नहीं, तो इसमें करंट ही नहीं पास करेगा, तो फिर इसको लेना किस लिए। तो हमारे पास सिर्फ ये मोटा मोटा ये सर्किट बच गया जिसमें ये 3 और 2 एक ही लाइन में है और इसकी रेजिस्टेंस हमें दी नहीं हुई। अगर इसकी रेजिस्टेंस दी हुई होगी तो आपने ले लेनी है, कंसीडर कर लेनी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस 3 और ये 2.5, तो 5/5.5 10/11 आपका आंसर आ गया। इसको आगे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, काफी अच्छा न्यूमेरिकल था। अब इसके अलावा आपको ये पता होगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है कि ये मेरे पास मान लीजिए 2 वोल्ट है और ये मान लीजिए 2 ओम है, तो पूछते हैं कि इसमें करंट पता करो कितना होगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें तो सिंपल सा आ जाएगा, करंट क्या होता है, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। ठीक है, I इज इक्वल टू, फिर वही क्वेश्चन आ गया V/R, तो V आप सोचोगे 2 वोल्ट हो गया, रेजिस्टेंस 2 है, करंट 1 आ गया, है ना, या मिली एम्पियर में जिसमें पूछा गया। ठीक है, उस हिसाब से रेजिस्टेंस दे देगा वो। अब देखिए यहाँ पे ये डायोड है हमारे पास, हमने ये डायोड की हुई है, देखिए ये डायोड थी हमारे पास, तो यहाँ पे ना एक बैरियर बन जाता था, अगर आपने वो क्वेश्चन किए हैं, आर्टिकल किए हैं, तो ये बैरियर हमारे पास 0.6 या 0.7 वोल्ट आपको दिया होता है। अब क्या होता है, इस बार न्यूमेरिकल आने की संभावना है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो कहता है कि डायोड की जो नी वोल्टेज है वो ये फॉरवर्ड बायसिंग में लगी हुई है ना, तो नी वोल्टेज की बात करेगा। अगर आपको नहीं याद नी वोल्टेज क्या है तो फॉरवर्ड बायसिंग करो आप। ठीक है, तो अगर मान लो उसने कहा है कि यहाँ पे जो बैरियर वोल्टेज है वो VB करके लिख सकता है, VB करके, पर आप ध्यान रखना VB जनरली ये वाली वोल्टेज होती है, तो बच्चे समझ लेते हैं VB फॉर बैरियर वोल्टेज है, इसको N वोल्टेज लिखेगा, V के पैर में N डाल देगा, यानी कि नी वोल्टेज है। तो ये नी वोल्टेज है, अगर इसने ये 0.6 दी हुई है तो आपको पता है कि ये हमारे लिए बैरियर का काम करती थी, क्योंकि अगर हम यहाँ से जब तक 0.6 वोल्ट तक करंट वोल्टेज देते थे तो करंट नहीं आता था। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बैटरी के ऑपोजिट है। ठीक है, तो अगर जब हम 0.7 देते थे, मान लो इसका बैरियर 0.7 देते तब 0.1 वोल्टेज इसको मिलती थी। तो उसी तरह अगर हमारे पास ये 2 वोल्ट है और इसका बैरियर 0.6 है तो हमारे पास नेट वोल्टेज क्या पहुंचेगी, 1.4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सिंपल से न्यूमेरिकल है कि वोल्टेज पूरी पूरी 2 नहीं लेनी, इस वोल्टेज को माइनस करना है। अब अगर यही क्वेश्चन हमारे पास आ जाए उल्टा, रिवर्स बायसिंग के केस में आ जाए और यहाँ पे मान लो 12 वोल्ट हमारे पास दी गई है रिवर्स बायसिंग पे, तो ये डायोड ने उल्टी लगा दी, नेगेटिव P के साथ लगा दिया, पॉजिटिव N के साथ लगा दिया, और मान लीजिए ये वैल्यू जैसे मुझे मोटा मोटा याद है कि 1.3 के आसपास दी जाती है, तो 1.3 वोल्ट अगर इसका बैरियर है तो ये बैटरी उल्टी ही होती है, और यहाँ पे भी हमने क्या कर दी, उल्टी बैटरी लगा दी, तो ये दोनों एडिशन में हो जाएंगी, अब सब्ट्रैक्शन में नहीं होंगी। आपको पता है रिवर्स बायसिंग केस में करंट नहीं आता क्योंकि बैटरी सपोर्ट करती है, ये बैरियर इस बैटरी को सपोर्ट करता है, तो उस केस में आपका जो करंट आएगा ना वो आपका 12 वोल्ट में ये 1.3 वोल्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जो भी दी हो आप रेजिस्टेंस थोड़ी सी बदल देगा, मान लो 20 कर देगा। ठीक है, तो उस हिसाब से करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हल्के फुल्के से न्यूमेरिकल्स हैं, इसको आप ध्यान से करना, और अगर आपको कोई न्यूमेरिकल के डाउट हैं या किसी तरह के भी डाउट हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली और वीडियोस के साथ और चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। जिंदगी जिंदाबाद।